आज हम आप लोग के बीच में नियामक ज्यामिति 10th क्लास NCERT का एक्सरसाइज चालू कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति में ऑनलाइन ही क्लास पढ़ाने में आप लोगों को फायदा होगा। तो सबसे पहले बच्चे लोग आज हम नियामक ज्यामिति बताएंगे कि नियामक ज्यामिति कहते किसको। नियामक ज्यामिति को अंग्रेजी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है। आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि नियामक ज्यामिति कहते हैं किसको। तो सबसे पहले जानिए बच्चे लोग, ए कोऑर्डिनेट इज ordered pair of two numbers to specify locate the positions of point in plane by two numbers. It is called coordinate geometry. Father of coordinate geometry is Descartes. नियामक ज्यामिति कहते हैं किसको। नियामक ज्यामिति किसी तल में दिए गए दो बिंदु, कोई तल माने कोई सतह है, तो किसी तल में दो बिंदु दिया गया है बच्चे लोग, तो दो बिंदुओं के बीच जो लोकेशन है, जो डिस्टेंस है, जो हम लोगों को सूचित करता है, इसी को हम लोग नियामक ज्यामिति कहते हैं। जैसे माने जाए कि एक तल में दो बिंदु है, तो एक तल में दो बिंदु है, एक रेखा बन रहा है कि नहीं। अगर एक तल में हम तीन बिंदु देते हैं बच्चे लोग, अगर एक तल में हम तीन बिंदु देते हैं तो तीनों बिंदु को हम मिलाएंगे तो ट्रायंगल बनेगा। एक ट्रायंगल जो बना है ये भी एक प्रकार का क्या है, डायरेक्शन है। तो हमें 2 पॉइंट्स का डायरेक्शन बताता है, 2 पॉइंट्स का डायरेक्शन बता रहा है, एक 2 पॉइंट का डायरेक्शन बता रहे हैं, 2 पॉइंट का डायरेक्शन बता रहा है। इस तरह से जो डायरेक्शन बताया जा रहा है, इससे हमें एक ट्रायंगल मिला, तो इसी को हम लोग नियामक ज्यामिति कहते हैं। तो बच्चे लोग सबसे पहले अब यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है कि नियामक ज्यामिति एक्सरसाइज को समझने के पहले हम लोगों को कौन कौन सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी, मैं आपको पहले बच्चे लोग ये बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात है कि आपको इसमें जानना होगा एक ग्राफिकल सिस्टम। तो ग्राफिकल सिस्टम क्या है कि ये एक लाइन पार दी है बच्चे लोग, ठीक है, और एक लाइन हम इधर से पार दिए है ना। इसको हम x मानेंगे, इसको बोलेंगे x डैश, इसको बोलेंगे y, इसको बोलेंगे y डैश। अब ध्यान दीजिए, एक घड़ी की जो सुई चलती है ना, उसके विपरीत दिशा में इसको घुमाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम इसको मानते हैं फर्स्ट पाद मानते हैं, फर्स्ट पाद, फर्स्ट स्टेज इसको बोलेंगे। इसको हम सेकंड पाद भी बोलेंगे, इसको हम थर्ड पाद मानेंगे इसको, और इसको बोलेंगे फोर्थ पाद। अगर इसकी जानकारी अगर अच्छी तरह से हो जाएगी बच्चे लोग, तो आपके साथ कोई समस्या नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए, फर्स्ट पाद का जो निर्माण हुआ है वो किस चीज से हुआ है। फर्स्ट पाद का निर्माण एक्स अक्ष धनात्मक और y अक्ष धनात्मक, ये प्लस और प्लस, ये पहले जो इंडिकेट करते हैं वह x अक्ष के लिए होता है, जो बाद में इंडिकेट करते हैं वो y अक्ष के लिए होता है। तो यहाँ पर x अक्ष धनात्मक है और y अक्ष धनात्मक है, तो यहाँ पर फर्स्ट पाद का जो स्थिति होगी वह प्लस प्लस होगी। जब हम सेकंड पाद में चलते हैं तो यहाँ पर चूंकि x डैश है, तो x डैश की स्थिति क्या होता है, माइनस होता है, और y की स्थिति जो होता है वो प्लस होता है। तो सेकंड पाद की स्थिति क्या होगी, माइनस प्लस होगी। अब हम थर्ड पाद में चलते हैं, तो थर्ड पाद में देखिएगा, पहले तो हम आपको बताएं कि x को लेके चलना चाहिए। तो x डैश है तो इसके लिए तो ये माइनस हो गया, y डैश है तो इसके लिए भी माइनस हो जाएगा। तो थर्ड पाद का जो स्थिति है वो माइनस माइनस है। फोर्थ पाद में चलते हैं तो x के लिए पहले प्लस हो जाएगा और y के लिए फिर माइनस हो जाएगा। जैसे इसको जानने से क्या होता है बच्चे लोग, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कभी कभी मैट्रिक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर का पूछता है कि +5 और +2 निम्नलिखित में से किस पाद में है। तो हम देखेंगे कि x की स्थिति प्लस है और y की स्थिति भी प्लस है, तो हम सीधे देखेंगे कि फर्स्ट पाद में है। बन जाएगा नहीं। अगर हम इसके आगे प्लस के आगे भी माइनस कर देते हैं और 2 के आगे भी माइनस कर देते हैं, तो अब देखिए कि दोनों स्थिति किस स्थिति में, माइनस माइनस की स्थिति में है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है। तो अब अगर आपसे तो पूछे कि -5 और -2 किस पाद में है, तो -5 -2 दोनों जो है वो थर्ड पाद में हो जाएगा। तो ये एक नंबर आपको मिस नहीं होना चाहिए, आप इसको अच्छा समझ लेंगे। और अगर उदाहरण चाहिए, अगर आपको दे देगा 3 इसका अगर कुछ चिन्ह नहीं देगा, तो आपको कोई चिन्ह नहीं देगा तो आपको प्लस मानना होगा। तो यहाँ पर 3 दे देगा, यहाँ पर -2 दे देगा, और आपसे कहेगा कि बताइए भैया इस किस पाद में आता है, तो क्या आप छोड़ देंगे, क्या आप बोल देंगे प्रथम पाद? नहीं, सोच समझ के गेम खेलना है। 3 के आगे प्लस का चाहिए तो प्लस रन देंगे, और 2 के आगे माइनस रन देंगे। तब बताइए कि प्लस माइनस दोनों है,
तो पहले प्लस है बाद में माइनस है, तो प्लस की स्थिति पहले यहाँ है, फिर माइनस की स्थिति फिर देखिए यहाँ पर है, तो पक्का है कि फोर्थ पाद में होगा। तो इसलिए आपको 1 नंबर एग्जाम में मिस नहीं करना है। तो बच्चे लोग अब आगे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस पाद की अगर जानकारी हो जाती है तो आगे क्या सीखना है से देखिए। आगे कुछ फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या से देखिए, जैसे मैं आपसे कहूँगा कि 2 बिंदु है, एक बिंदु हम यहाँ पर दे देते हैं और एक बिंदु यहाँ पर दे देते हैं और इसके बाद दोनों बिंदु को मिला देते हैं। देखिए हो गया। तो 2 बिंदु है तो इसको हम A मानेंगे और इसको हम B मानेंगे। इस बिंदु का नियम है ना, इसको हम x मानेंगे, इसको बोलेंगे x डैश, इसको बोलेंगे y, इसको बोलेंगे y डैश। अब ध्यान दीजिए, एक घड़ी की जो सुई चलती है ना, उसके विपरीत दिशा में इसको घुमाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम इसको मानते हैं फर्स्ट पाद मानते हैं, फर्स्ट पाद, फर्स्ट स्टेज इसको बोलेंगे, इसको हम सेकंड पाद भी बोलेंगे, इसको हम थर्ड पाद मानेंगे इसको, और इसको बोलेंगे फोर्थ पाद। अगर इसकी जानकारी अगर अच्छी तरह से हो जाएगी बच्चे लोग तो आपके साथ कोई समस्या नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए, फर्स्ट पाद का जो निर्माण हुआ है वो किस चीज से हुआ है? फर्स्ट पाद का निर्माण x अक्ष धनात्मक और y अक्ष धनात्मक, ये प्लस और प्लस, ये पहले जो इंडिकेट करते हैं वह x अक्ष के लिए होता है, जो बाद में इंडिकेट करते हैं वो y अक्ष के लिए होता है। तो यहाँ पर x अक्ष धनात्मक है और y अक्ष धनात्मक है, तो यहाँ पर फर्स्ट पाद का जो स्थिति होगी वह प्लस प्लस होगी। जब हम सेकंड पाद में चलते हैं तो यहाँ पर चूंकि x डैश है तो x डैश की स्थिति क्या होता है? माइनस होता है और y की स्थिति जो होता है वो प्लस होता है। तो सेकंड पाद की स्थिति क्या होगी? माइनस प्लस होगी। अब हम थर्ड पाद में चलते हैं तो थर्ड पाद में देखिएगा, पहले तो हम आपको बताएं कि x को लेके चलना चाहिए, तो x डैश है तो इसके लिए तो ये माइनस हो गया, y डैश है तो इसके लिए भी माइनस हो जाएगा। तो थर्ड पाद का जो स्थिति है वो माइनस माइनस है। फोर्थ पाद में चलते हैं तो x के लिए पहले प्लस हो जाएगा और y के लिए फिर माइनस हो जाएगा। जैसे इसको जानने से क्या होता है बच्चे लोग, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कभी कभी मैट्रिक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर का पूछता है कि +5 और +2 निम्नलिखित में से किस पाद में है, तो हम देखेंगे कि x की स्थिति प्लस है और y की स्थिति भी प्लस है, तो हम सीधे देखेंगे कि ये फर्स्ट पाद में है। बन जाएगा नहीं? अगर हम इसके आगे प्लस के आगे भी माइनस कर देते हैं और 2 के आगे भी माइनस कर देते हैं, तो अब देखिए कि दोनों स्थिति किस स्थिति में है? माइनस माइनस की स्थिति में है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि -5 और -2 किस पाद में है, तो -5 -2 दोनों जो है वो थर्ड पाद में हो जाएगा। तो ये 1 नंबर आपको मिस नहीं होना चाहिए, आप इसको अच्छा समझ लेंगे। और अगर उदाहरण चाहिए, अगर आपको दे देगा 3 इसका अगर कुछ चिन्ह नहीं देगा तो आपको कोई चिन्ह नहीं देगा तो आपको प्लस मानना होगा, तो यहाँ पर 3 दे देगा और यहाँ पर -2 दे देगा और आपसे कहेगा कि बताइए भैया इस किस पाद में आता है, तो क्या आप छोड़ देंगे? क्या आप बोल देंगे प्रथम पाद? नहीं, सोच समझ के गेम खेलना है। 3 के आगे प्रश्न चाहिए तो प्रश्न रन देंगे और 2 के आगे मार्क्स रन देंगे। तब बताइए कि प्लस चाहिए तो प्रश्न रन देंगे और 2 के आगे मार्क्स रन देंगे। तब बताइए कि प्लस माइनस दोनों है, तो पहले प्लस है बाद में माइनस है, तो प्लस की स्थिति पहले यहाँ है, फिर माइनस की स्थिति फिर देखिए यहाँ पर है, तो पक्का है कि फोर्थ पाद में होगा। तो इसलिए आपको 1 नंबर एग्जाम में मिस नहीं करना है। तो बच्चे लोग अब आगे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस पाद की अगर जानकारी हो जाती है तो आगे क्या सीखना है से देखिए। आगे कुछ फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या से देखिए, जैसे मैं आपसे कहूँगा कि 2 बिंदु है, एक बिंदु हम यहाँ पर दे देते हैं और एक बिंदु यहाँ पर दे देते हैं और इसके बाद दोनों बिंदु को मिला देते हैं। देखिए हो गया। तो 2 बिंदु है तो इसको हम A मानेंगे और इसको हम B मानेंगे। इस बिंदु का नियामक क्या है? नियामक अगर इसको मान लेते हैं x1, y1, ठीक है, और इसको मान लेते हैं x2, y2 मान लेते हैं। बढ़िया समझ लीजिए, x1, y1, इसको मान रहे हैं x2, y2। अब यहाँ पर क्या करना है, अगर आपसे पूछ देगा कि नियामक ज्यामिति में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं अगर कहूँगा ए बी क्या हो गया, ये तो डिस्टेंस हो गया, ये भी तो दूरी हो गया। अब यहाँ पर अगर हमको सूत्र लिखने के लिए कहा दिया तो इसका सूत्र हो जाएगा x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 के होल
होल स्क्वायर। ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है और यह सूत्र जो है वो कब लगता है, जब दो बिंदुओं की बीच की दूरी निकालने के लिए कहता है। तो इस सूत्र को याद कर लीजिएगा। हाँ, एक और कोई बच्चा पूछ देता है कभी कभी कि x2 माइनस x1 के जो होल स्क्वायर लिखे हैं सर, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, अंतर नहीं पड़ेगा। जहां तक कि सूत्र की सवाल आता है तो आप इसी तरह से लिखेंगे। अगर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर लिख देते हैं तो उससे भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे मैं आपको बताता हूं कि दोनों में अंतर नहीं होता। जैसे मैं आपसे कहता हूं बच्चे लोग कि 5 माइनस 3 है, ठीक है, अब पूरा को होल स्क्वायर कर देंगे और 3 माइनस 5 को होल स्क्वायर कर देंगे, दोनों में कोई अंतर नहीं है। हाँ, अगर 5 माइनस 3 है और 3 माइनस 5 कर दे, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन 2 होगा और इसका सॉल्यूशन -2 होगा, क्योंकि दो तरह चिन्ह घटेगा, 5 में 3 2 और बड़ा सामने माइनस हो जाएगा। तो ये दोनों में अंतर है, लेकिन ये दोनों में जब वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि इसका जब हल करेंगे तो 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर, इसको हल कर दें 2 जब 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 है, ठीक है, अब पूरा को होल स्क्वायर कर देंगे और 3 माइनस 5 को होल स्क्वायर कर देंगे, दोनों में कोई अंतर नहीं है। हाँ, अगर 5 माइनस 3 है और 3 माइनस 5 कर दें, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन 2 होगा और इसका सॉल्यूशन -2 होगा, क्योंकि दो तरह चिन्ह घटेगा, 5 में 3 2 और बड़ा सामने माइनस हो जाएगा। तो ये दोनों में अंतर है, लेकिन ये दोनों में जब वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि इसका जब हल करेंगे तो 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर, इसको हल कर दें 2 जब 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 में से 3 जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ बताया, इसको लिखेंगे -2 के होल स्क्वायर लिखेंगे और -2 का होल स्क्वायर हल कर दें, माइनस के पार्ट 2 माइनस माइनस प्लस और 2 दूनी 4 हो जाएगा। तब दोनों का जो वैल्यू इक्वल लिखने, इसलिए 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर लिखे या 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर लिखे, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जब ये दोनों में अंतर नहीं होता है, अगर ये सिस्टम से कोई अंतर नहीं है, तो इस फॉर्मूला में भी कोई अंतर नहीं होगा। आप इसको AB का मान अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिखिए, या अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखिए और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिख दीजिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन बच्चे लोग यहाँ पर जानने की इच्छा करता है, सारे बच्चे के मन में एक क्वेश्चन उठता है कि सर ये फॉर्मूला क्यों हुआ, इसका हम सत्यापन कैसे करेंगे, इसको साबित कैसे करेंगे। या 100% निवेदित मैट्रिक में साबित करने के लिए पूछेगा नहीं बच्चे लोग, लेकिन अगर जानने की इच्छा है तो हम आपके ग्राफ लेके चलते हैं। इस ग्राफ पर ध्यान दीजिएगा, यह x अक्ष है और ये y अक्ष है। अब 7-8 क्लास में भी ग्राफ के बारे में शिक्षकों के द्वारा आपको जानकारी दे दिया गया होगा, लेकिन आज हम बताते हैं। इसे एक अक्ष है, एक ग्राफ लेंगे और उसमें क्या करेंगे, इस अक्ष पर एक सतह पर 2 बिंदु आप ले लीजिए, कोई भी 2 बिंदु लीजिए। आपके मन में उठता है ऐसे लेना चाहिए क्या, इसी तरह से लेना जरूरी है? नहीं, आप एक बिंदु यहाँ लिए हैं, आप एक बिंदु और नीचे भी ले सकते हैं, लेकिन 2 बिंदु लेना। क्यों? क्योंकि हमें 2 बिंदुओं की बीच की दूरी सिर्फ निकालना है। अब इसको क्या करेंगे, इस बिंदु को आप मान लेंगे x1, y1, ठीक है, इसको मान लेंगे x2, y2। बढ़िया समझिएगा बच्चे लोग, है ना। अब ध्यान दीजिए, अब इसको क्या करना है मैं पहले बता दिया हूं कि बहुत वीवीआई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन क्यों अगर ये जानने की इच्छा है तो मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर क्या कीजिएगा कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, श्योर। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर एक लंबा दीजिए सीधा, एक यहाँ पर भी लंबा देंगे, इसको परपेंडिकुलर कहेंगे, इसको, है ना। इसका नाम रख दीजिए A, इसको नाम रख देंगे, मान कुछ भी लिख सकते हैं, इसको P मान, इसको Q भी मान सकते हैं। कोई यहाँ से आप 3 सेंटीमीटर है, 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 ना बचेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी x2 में से x1 को हटा दिए। अब देखिए, अब यहाँ पर B से लेके N तक वैल्यू कितना था, y2 था, और यहाँ पर C अवेयर का वैल्यू कितना, y1 है। तो बताइए कि BC का मान कितना हो जाएगा। तो बड़ा में से जो y2 है, उस y2 में से माइनस कर देंगे कितना, y1 को माइनस कर देंगे, ठीक है। ये हो गया y2 माइनस y1 हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 माइनस x1। तो मैंने बोला कि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो बताइए कि x2 माइनस x1 है, तो AC का मान भी जो है वह x2 माइनस x1 होगा कि नहीं होगा। उसके बाद देखिए कि इस ट्रायंगल में चल जाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे
समकोण त्रिभुज BCA में चल जाएंगे, BCA में। बच्चे लोग आप जानते हैं इसको परपेंडिकुलर कहेंगे, लंब कहेंगे, इसको आधार कहेंगे और इसको क्या बोलेंगे, कर्म बोलेंगे। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्म कहते हैं। तो हम जानते हैं, हिंदी में लिख देते हैं बच्चे लोग कि कर्म बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर होता है। ठीक है, अब बताइए कि कर्म का वैल्यू कितना है। कर्म ए बी, क्योंकि हमको यही दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो ए बी बराबर, आप बताइए लंब का वैल्यू कितना है, लंब कितना दिया हुआ है, तो लंब है BC, तब BC के होल स्क्वायर। आधार क्या है, AC के होल स्क्वायर। एकदम सिंपल जी है बच्चे लोग। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, AB के भी रहने देंगे और BC का वैल्यू कितना से बताओ। BC जो है ना उसका वैल्यू है x2 माइनस x1। यहाँ पे देंगे, सॉरी BC का वैल्यू कितना है, y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। अब AC का वैल्यू कितना है, यहाँ से AC देखिए x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर है ना, देखिए पूरा के होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसीलिए फाइनल रिजल्ट क्या देंगे बच्चे लोग। अब जो स्थिति क्या था, x1 वाला तो पहले लिखेंगे, y वाला स्थिति को बाद में देंगे। इसको हम पहले ही देंगे तो हो जाएगा x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। मतलब इसको सिर्फ पहले कर दिए, इसको फिर बाद में कर दिए। तो यहाँ पर देखिए ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकली है कि नहीं, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी 2 नंबर के जरूर पूछता है क्वेश्चन मैट्रिक में। ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। बच्चे लोग इतना तैयार कर लीजिएगा और इसको पढ़ने के बाद अगर किसी प्रकार की समस्या है तो जरूर हमें बताएंगे। और इसके बाद बच्चे लोग अगर पसंद आता है तो इसको जरूर आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।